मुस्तफ़ा, सबसे पहले तो ये बताएंगे MOU साइन होने जा रहा है, व्हाट डू यू फोरसी? मेरे ख्याल में जी सबसे पहले तो पाकिस्तान को खराज तहसीन देना चाहिए और पाकिस्तान की क़यादत को, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब को और प्राइम मिनिस्टर को, कि उन्होंने जिस तरह दो फ़रीक़ैन को जोड़ा है और ये पिछले 40-50 साल में एक दूसरे के सामने बैठने को तैयार नहीं थे। और मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 कहना एग्ज़ैजरेशन नहीं होगी जिस तरफ मामलात बढ़ रहे थे। तो ये एक बहुत तारीख़ी मौका है और मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से जो सिग्नल्स आए हैं तेहरान और वाशिंगटन से, वो यही है कि मामला अब आगे बढ़ रहा है और MOU की तरफ जा रहा है और जो डिफरेंसेस हैं वो कन्वर्जेंस की तरफ आ रहे हैं। तो और हमने देखा कि CDF जो थे वो भी तेहरान में थे अभी, और हमारे दीगर बैक चैनल भी चल रहा था। और तो मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होने लगी है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्हें ही इज़ अ डील मेकर जिसे कहते हैं। डील मेकर और डील स्पॉइलर? मेरे ख्याल में ही इज़ अ डील मेकर, क्योंकि अभी वो बीजिंग में भी थे और वहाँ भी मुस्बत नताइज आए हैं, उसके डील्स उन्होंने किए हैं प्रेसिडेंट शी के साथ और चाइना के साथ कारोबारी। और ईरान के साथ जो उनके मामलात हैं उन्होंने मिस कैलकुलेट कर दिया था। वो समझ रहे थे कि जैसे वेनेजुला में ओवरनाइट मामला हुआ था इसी तरह तेहरान में होगा। तेहरान को बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं सके कि एक सिविलाइजेशन है, उसके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ओवरनाइट कोलैप्स नहीं करने वाला। तो उससे जब उन्हें समझ आ गई कि यार ये तो हमने ज़रा मामला बिगड़ गया है, क्योंकि और इनके मिड टर्म इलेक्शंस आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे हैं, जिसपे उनके पोल्स का आगे कि 35% अप्रूवल रेटिंग कम हुई है उनकी आफ्टर दिस वॉर, इस जंग के बाद। तो उन्हें पता है कि अब इन्हें रेक्टिफाई करना होगा, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल बेस है सुजान, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो बेस है वो एंटी वॉर है, प्रो जॉब्स है, प्रो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अमेरिका फर्स्ट है, वो अगेंस्ट द वॉर है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पूरा मंसूबा था इलेक्शनरिंग में भी और अपने कैंपेन में भी, वो जंग के खिलाफ था। तो जब इन्होंने ये जंग का इब्तिदा की तो ऑपोजिट हो गया, तो अब उन्होंने डैमेज कंट्रोल करना है। अच्छा, अब जो फीचर्स हैं MOU के, बिकॉज दिस इज़ नॉट द फाइनल डील, ये दे आर फीचर्स हैं। अब इसमें एक सबसे मेन चीज़ ये है अबनाए हुर्मस, दोनों की बड़ी स्टेटेड पोजीशन रही है। ईरान कह रहा है कि उसका चेक एंड बैलेंस हमारे पास ही रहेगा। डू यू थिंक कि ये जो इशू है ये कहीं ना कहीं जाके खटाई में पड़ जाएगा और सारा कॉन्फ्लिक्ट दोबारा स्टार्ट हो जाएगा? बड़ा अहम सवाल पूछा आपने। देखें, इसमें स्पॉयलर्स तो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ हमारे बगल में भी हैं स्पॉयलर्स, GCC कंट्रीज के अंदर से भी हैं स्पॉयलर्स, और इजराइल तो है ही सबसे बड़ा स्पॉयलर। इजराइल के प्रॉक्सीज जो है वो स्पॉयलर्स हैं, तो वो पहले भी थे स्पॉयलर्स, अभी भी रहेंगे, वो तो रहेंगे स्पॉयलर्स, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कि जंग जारी रहे। उनका सियासी मफाद में भी नेतन्याहू की यही है, क्योंकि जिस दिन जंग खत्म होगी नेतन्याहू की सियासी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये तो आपको भी पता है, उनकी जो अपोजिशन और जो पार्लियामेंट है उन्होंने उसे इम्पीच करने को तैयार है। उन पे बहुत बड़ी करप्शन इन्वेस्टिगेशन भी ऑन गोइंग है, जिसपे वो अपेयर नहीं करते रहे हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, जंग के पीछे छुप के। तो एक तो ये चीज़ है। जहाँ तक हॉर्मूज की बात है, देखें वहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई है कि हॉर्मूज का डी फैक्टो कंट्रोल या डिजोर भी ईरान के पास है। जितने मर्जी US ने थ्रेट्स किए और अपनी वो भी भेजे थे उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर्स डराने के लिए, धमकाने के लिए, लेकिन वहाँ से जो डोमिनेशन जो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, दैट वाज ईरान ने की। बिल्कुल। और आगे भी वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो ईरान ही का रहेगा। और इसमें देखें उन्हें चाहिए फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को, कि देखें जी हम जंग जीत भी गए, एक ऐलान कि देखें हम जंग जीत भी गए, हमने बड़ा एक बड़ी कामयाबी के साथ वो भी कर दिया, वो क्रेडिट चाहिए। और देखें जी मैं मैन ऑफ पीस हूँ और मैंने बहुत बड़ी जंग जो है वर्ट कर दी है और हमने अपने शराइत भी मना ली, जो मनाई नहीं है, लेकिन वो नैरेटिव जो है ये पेश करना चाहते हैं। दोनों अपनी पोजीशन से नहीं हट रहे ना ईरान हट रहा है, ईरान को भी हट रहे हैं, मेरे ख्याल में हट रहे हैं, मेरे ख्याल में अब हट रहे हैं। अब एक पॉइंट और है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इस पे भी बड़ी दोनों की स्टेटेड पोजीशन है। US चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी कंट्री के हवाले किया जाए, ईरान कहता है कि नहीं, जो हमारी पोजीशन है, जो हमारा न्यूक्लियर है, वो हम उसको अपने तरीके से देखेंगे। हाउ डू यू सी दिस? और इसको 60 दिनों के अंदर सॉर्ट आउट भी करना है। इसमें ये होगा, मेरे ख्याल में मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि उसमें मिडिल वे होगी, कि वो कहेंगे कि हम जो इनरिचमेंट है
और जो न्यूक्लियर यूसेज है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए एक्सक्लूसिवली होगी, जिस पे ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी हम आपको पूरी देंगे, विजिबिलिटी देंगे कि हम जो भी कर रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो IAEA और दीगर जो ममालिक हैं, शायद कोई नॉमिनेट कर दें जिसमें पाकिस्तान भी हो सकता है, आप हमें एज ए ओवरसाइट विद विजिबिलिटी देख सकते हैं ताकि आपको पता हो क्या हो रहा है। लेकिन वो रिलिंक्विश मैं नहीं समझता करेंगे, और अगर रिलिंक्विश करेंगे तो टेम्परेरली हो सकता है कि अगले 2-3 साल के लिए हम, लेकिन फिर हम रिज्यूम करेंगे। जो मिलिट्री वाला है, बॉम्ब वाला चक्कर, वो मेरे ख्याल में उस पर ईरान तैयार है डील करने के लिए, वो तैयार है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और महाजरा है, ईरान भी नहीं। आपने जहाँ पाकिस्तान के किरदार की बात की, ट्रम्प साहब ने पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ें की, फील्ड मार्शल साहब की बहुत तारीफ़ें की, आप चाइना को बड़ा क्लोजली डील करते हैं, चाइना के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं कि ये अचानक से जो पेशरफ्त हुई है ये चाइना विजिट के बाद हुई है, तो चाइना का कैसा किरदार है आपकी नज़र में? देखिए, चाइना का बहुत कलीदी किरदार रहा है, और वो इसलिए क्योंकि चाइना ने बैक चैनल में बहुत पाकिस्तान के जो एफर्ट्स थे उन्हें सपोर्ट किया, पर्टिकुलरली तेहरान के साथ। क्योंकि आपको पता है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका ईरान का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, ईरान सिग्नेटरी है और उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट एंड पार्सल है। सही। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरी बात यह है कि हमें जो बड़ी पजीराई मिली है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की सपोर्ट से, जिसमें हम उनसे बैक चैनल भी वांग यी के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार करते रहे, और उसके बाद अभी तो एक बहुत हाई लेवल विजिट पे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उससे पहले जो वांग यी यहाँ आए और हम भी वहाँ जाते रहे, तो वहाँ बहुत चाइना का इसमें रीजनल पीस में रोल रहा है, लेकिन ज़्यादा ओवर्ट नहीं था। उनका फोकस ट्रंप की विजिट पे था जो बीजिंग में था, क्योंकि वो उनके लिए एक कोर इंटरेस्ट था। तो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए खारजी सतह पे, और मैं समझता हूँ कि हेनरी किसिंजर जब पाकिस्तान से गए थे चाइना और हमने फैसिलिटेट किया, US को ने जो रिकग्नाइज किया था डिप्लोमेटिकली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, हमारे गुड ऑफिसर्स इस्तेमाल करके, तो उससे बड़ी खारजा जीत और पाकिस्तान की कामयाबी मैं समझता हूँ है जो आज हो या आने वाले दिनों में होने लगी है कि ईरान और आपने इन्हें वाशिंगटन को आपने इकट्ठा कर दिया और उन्हें आप एक टेबल पे ले आए। मैं समझता हूँ कि डील से पहले हमने बहुत बड़ी कामयाबी कर दी थी। नो डाउट कि ये डील तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन जब आप उन फ्रीकैन को ले आए सरीना होटल में इस्लामाबाद में, तो वो ही आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपका इतना पिवटल दुनिया की, देखिए हमारी जिंदगी में, वी आर बोथ यंग पीपल, हमारी जिंदगी में तो ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल की महाजर आई हुई है ना, फर्स्ट टाइम इतनी अचीवमेंट देखी है पाकिस्तान के लिए। नहीं, लेकिन दुनिया में भी इतनी बड़ी जंग हमारी जनरेशन ने नहीं देखी, जो बिटवीन 75 ऑनवर्ड्स को पैदा जो हैं, हमने इतनी बड़ी कोई जंग नहीं देखी। और इससे हमारे पड़ोसी इंटरनेशनल भारत को भी बहुत मिर्चें लगी। और आप वो देखें कि मैं डिप्लोमेट्स से इस्लामाबाद में बात कर रहा था इसी चीज़ की कि उनकी मीडिया और बड़े बड़े नाम मीडिया में वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और उनसे वो तस्लीम नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान का ये किरदार है। और अगर इंडिया में कोई सेन वॉइस बोल रहा है जो एक एक्नॉलेज कर रहा है कि पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया है, वो उसको भी विक्टिमाइज और प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इंडिया का तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक लॉस हुआ है